नमस्कार सभी विद्यार्थियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं आपके पेपर बिल्कुल नज़दीक हैं और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लाए हैं आपके सामने आईएमपी क्वेश्चन विज्ञान की। और आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हमने केमिस्ट्री से संबंधित, रसायन से संबंधित वीडियो, आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो हमने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आपको स्टार स्टडी क्लास की वहाँ पर जाना है और वहाँ पर प्लेलिस्ट देखना, कक्षा 10वीं प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं साइंस के जीव विज्ञान के आईएमपी क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर। यदि आपको लग रहा है कि हाँ सर, वाकई में आपकी परीक्षा की दृष्टि आईएमपी है, तो आपको जल्दी से वीडियो को लाइक और आपको अन्य दोस्तों तक शेयर भी करना है, क्योंकि इसकी बिल्कुल 90% चांस है परीक्षा में आने के लिए। परीक्षा में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। पहला क्या है? स्वयंपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा है। यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। और विषमपोषी पोषण, इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। और स्वयंपोषी में क्या होता है? पोषण स्वयं बनाते हैं, पौधे स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, अब इस पोषण में CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जबकि विषमपोषी पोषण में क्या होता है? ये पोषण या प्रक्रिया नहीं होती, इसमें प्रक्रिया ही नहीं होती है। यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है और यह पोषण प्रवाह सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होती हैं। तो ये अंतर था, बिल्कुल सिंपल सा अंतर है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है और परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है, तो आपको इसको याद कर लेना है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न जल्दी से आ जाइए। अब आपको यहाँ पर क्रम नहीं देखना है, क्योंकि क्रम इधर का उधर हो सकता है। आपके लिए हमने आईएमपी क्वेश्चन छांटे हैं। क्या है यहाँ पर? आईएमपी क्वेश्चन दिख रहे हैं। और विद्यार्थियों, आपको कमेंट में बताना है कि आपको हमने जो क्वेश्चन बताए इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन पहले से ही याद हैं। ठीक है, आप ये हमें बताएंगे बिल्कुल, हाँ कमेंट में बताना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या? मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यह परिवहन कैसे काम होता है वो आपको समझाना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर के फुफ्फुस कुपिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में आरबीसी होते हैं, जिसमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों एवं अंगों तक पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 जल में अधिक विलेय है, इसलिए ऊतकों में फुसफुस तक परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। यह इसका आंसर है। यदि आपने इसका आंसर समझ में आ गया और याद हो गया है, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये रहा, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो अम्ल की भूमिका यहाँ पर लिखी हुई है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? आईएमपी क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, आपको पढ़ना है और इसको याद करना है। ठीक है, यह इसका आंसर है। और यदि आपने जैसे इसका आंसर अभी आपने काफ़ी में कहीं से भी तो नोट्स बनाए होंगे, अपने स्कूल में, विद्यार्थी में, या फिर किसी और चैनल के माध्यम से यदि आपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको वही फिर याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि हो सकता है इसकी भाषा चेंज हो। देखो, आंसर तो सभी का समान रहेगा, लेकिन भाषा उनकी बदली हो सकती है। तो आपने जिस भाषा में जौन सा प्रश्न याद किया वह उसी भाषा में याद करना। यदि आप बार बार अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको मन में डाउट बना रहेगा, इसलिए एक ही बार हमें एक ही प्रश्न को आंसर याद करना है। जैसे अगला क्या है? वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि। यह आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा और आपको लिखना भी पड़ेगा। संरचना लिखेंगे पहले। मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क नेफ्रॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है। वृक्काणु वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन में कप का आकार का बोमन संपुट होता है, जिसमें कोशिका गुच्छ होते हैं। यह रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है जो एफेरेंट कोशिकाओं द्वारा बनी होती हैं। एफेरेंट धमनियाँ अशुद्ध रक्त नेफ्रॉन तक लाते हैं। कप के आकार का बोमन संपुट वृक्काणु की नलिकाकार भाग का निर्माण करती हैं, जो संग्राहक वाहिनी से
जुड़ा होता है। ठीक है, इस रचना लिखना है। अब इसकी क्रिया विधि नीचे लिखिए, आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसी तरह से आपको परीक्षा में लिख कर आना, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर अंतर पूछा जाएगा आपको। 3 नंबर या फिर 4 नंबर से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो अंतर याद करके जाना, और आपको जैसे 3 नंबर का अंतर आ रहा तो आपको 3 से 4 अंतर लिखने को पड़ेंगे। 4 नंबर का है तो आपको 4 अंतर तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको इनमें से कोई भी 4 अंतर याद कर लेने हैं। ठीक है, जो आपको सरल लगे अपनी भाषा में इनको याद कर लेना है। ठीक है, अगला देखो, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी क्या कारण, क्या परिणाम हो सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हुई है। तो देखो, हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। श्वसन वर्णक क्या है हमारा? हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। क्या करता है? जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होती है। इससे क्या होगा? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और ऊर्जा की हमें कम मात्रा में बनेगी। ऊर्जा हमारे शरीर में कम मात्रा में बनने लगेगी, जिससे हमें थकान का अनुभव होगा और हमारी श्वास गति भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, हमारी श्वास गति कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी या फिर एनीमिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या। आईएमपी क्वेश्चन, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम का कार्य। जाइलम और फ्लोएम का कार्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। हम इसे में जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरमुखी दिशा में संवहत होते हैं और फ्लोएम में कैसे होते हैं? दोनों दिशा में। इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी होता है। दूसरा का, इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। इसमें एटीपी का प्रयोग होता है। ठीक है, और जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन बाह्य नलिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है और फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका द्वारा संलग्न साथी कोशिका की सहायता से होता है। तीनों अंतर आपको याद करके चलना है, आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोश की जनन और बहुकोश की जनन में अंतर। एक कोश की जनन कौन कहलाते हैं? जैसे एक कोश के जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। एक मुख्य अंतर क्या है इनमें? प्रजनन कौन सा होता है? अलैंगिक प्रजनन। और बहुकोश की प्रजनन कैसा होता है? अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार की। अब एक कोश के जीवों में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते। जो एक कोश के जीव होते हैं इनमें कोई अलग से प्रजनन अंग नहीं होता, जबकि बहुकोश के जीवों में एक अलग से प्रजनन तंत्र होता है। इसका उदाहरण क्या है? अमीबा। अमीबा में कौन सा प्रजनन होता है? द्विखंडन। तथा प्लाज्मोडियम में कौन सा प्रजनन होता है? बहुखंडन। इसका उदाहरण अलैंगिक प्रजनन हाइड्रा और मुकुलन, राइजोपस, बीजाणु समासंग आदि में होता है। तीनों अंतर आपको याद करके चलना है। अगला देखो, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका की संरचना चित्र बनाना सीख लेना आपको। चित्र बनाने के लिए और इसकी कार्यों को आपको अच्छे से पढ़ना है, पूछा जाएगा। ठीक है, आएगा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न क्या? अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। तो अनैच्छिक क्रिया वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो शरीर में निरंतर चलती रहती हैं, वो कौन सी कहलाती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी हैं? वे क्रियाएं जिनकी किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। इसका नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क स्थिति मेडुला द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण कौन से करते हैं हम? पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा मेडुला। और प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। किससे करते हैं? मेरुरज्जु द्वारा। इसके उदाहरण हृदय का स्पंदन, सांस लेना, श्वसन क्रिया, ये सब के हैं अनैच्छिक क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया कौन है? किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर शीघ्रता से हाथ उठाना। तो यह क्वेश्चन आएगा, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। अब मानव में वृषण के कार्य 2 हैं, शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना। ठीक है, आगे देखिए, आगे है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। ये आपको कर लेना है, यहाँ पर अंतर लिखे हैं, 2 अंतर हैं, 2 याद करके चलना है। आगे देखो, परागण और निषेचन में अंतर। ये आईएमपी क्वेश्चन है। तो परागण में परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण। और निषेचन क्या है? नर तथा मादा युग्मकों का मिलकर जायगोट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यह ज़्यादातर कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होती है और यह नर युग्मकों तथा मादा युग्मक तक ले जाने के कार्य को
परागनलिका करती है, और यह क्रिया निषेचन से पहले होती है और यह क्रिया परागण के बाद होती है। तीनों अंतर आपको याद रख के चलना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो यह इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ना है और इनको याद कर लेना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए वाकई में लग रहा है कि हाँ सर, ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से IMP क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पुष्प का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का चित्र है। चित्र आपको बना के सीख लेना है। यह आपको चित्र आपके सामने है, इसी तरह से आपको चित्र बनाना है, यहाँ पर इनके नाम देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार बना के देख लेनी है, हो सकता है परीक्षा में यह पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखो, एक कोश का जन्म पद्धति और बहुकोश के जन्म पद्धति में अंतर। एक कोश की, जैसे एक कोश का जीवों में अलैंगिक प्रजनन, जैसे अभी हमने देखा था, एक अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म में वही अंतर यहाँ पर लिखना है। इसमें एक कोश का जन्म पद्धति में अलैंगिक प्रजनन होता है, बहुकोश के जनन में अलैंगिक लैंगिक दोनों होते हैं। एक कोश की जन्म पद्धति में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते, जबकि बहुकोश का अलग से प्रजनन तंत्र पाया जाता है। इसके उदाहरण का अमीबा में द्विखंडन और प्लाज्मोडियम के बहुखंडन, और इसमें क्या है, हाइड्रा, मुकुलन, राइजोपस, बीजाणु, ठीक है। वही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग भूपटल की कठोर सतहों से बीच दब जाती हैं, जिसके कारण उसका अपघटन नहीं होता तथा वे परिरक्षित रूप में मिलती हैं, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जीवाश्म कहते हैं। अब जैव विकास, तो जीवाश्म जैव विकास के लिए एक प्रमाण प्रदान करता है जो इस समझने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए ऑर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी जीवाश्म जो पक्षी की तरह दिखते हैं, परंतु इसमें अनेक ऐसे लक्षण हैं जो सरीसृप में पाए जाते हैं। इस तरह यह पक्षी तथा सरीसृप के बीच एक जैव विकास संबंध की कड़ी स्थापित करता है तथा प्रमाणित करती है कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बार आने की संभावना ज़्यादा है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार गुणसूत्र प्राप्त हुए हैं। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, अथवा जिसके पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो वह लड़का होगा। यदि X आ रहा है तो वह कौन सा क्या बनेगा, वह लड़की बनेगा। क्या बनेगा? लड़की। और यदि Y आ रहा है तो क्या बनेगा, वह लड़का बनेगा, ठीक है। यह इसकी पूरी क्रियाविधि दी गई है। ये नर के XY और मादा के गुणसूत्र होते हैं XX, ठीक है, और नर के क्या होते हैं X और Y। अब यहाँ से बताया गया, यदि नर का X गुणसूत्र मिलेगा और मादा का भी X गुणसूत्र मिलेगा तो वह क्या बनेगा, लड़की बनेगा। और यदि X गुणसूत्र यहाँ पर मिला और दूसरी वाली मादा का दूसरा गुणसूत्र X भी होगा तब भी लड़की बनेगा। यदि यहाँ पर देखिए, अब यदि लड़के का Y गुणसूत्र मिला और लड़की का X तो वह लड़का बनेगा, ठीक है। यदि लड़की का X और लड़के का Y रहेगा तो क्या बनेगा, लड़का। यहाँ पर आपको यह डायग्राम बनाया गया, इसको आपको देख लेना है। आगे देखो, समजात अंग एवं समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग कौन कहलाते हैं? समजात अंग विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी समान आधारभूत संरचना होती है परंतु कार्य कैसे हों, अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेंढक है, पक्षी है, मनुष्य हैं, ये सब क्या हैं, समजात अंग के उदाहरण हैं। अब अग्रपादों में अस्थियों की समान आधारभूत संरचना होती है परंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न हो, वे कौन से कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। यानी ऐसे अग्रपादों में अस्थियों की संख्या माने हड्डियों की समान आधारभूत संरचना, हड्डियों की संरचना कैसी हो, समान, लेकिन कार्य कैसे हो, अलग अलग, तो वे कौन से कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं, ठीक है। अब इनके उदाहरण आपको याद कर लेना। उदाहरण के लिए कीट, पंख, अपंख आदि, ये क्या है, समरूप अंग के उदाहरण हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम से किस विषय को दर्शाता है। ठीक, कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग भूपटल की कठोर सतहों, अभी हमने क्वेश्चन देख लिया है तो आपको इसको याद कर लेना है और आपको कमेंट में हमें ये बताना है कि आपको इतने क्वेश्चनों में से 23 से 25 क्वेश्चन हमने अभी हल कराए हैं, तो 25 क्वेश्चनों में से आपसे कितने क्वेश्चन आपसे याद पहले से ही थे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।